प्रैक्टिकल तो बस सीधी सी बात ये है सुनना इनके सॉल्यूशन कैसे देंगे और कैसे पेपर में सॉल्व करना है और सारी बात सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होनी चाहिए। नर्वस हो जाते हो एग्जाम पीरियड में, क्या करोगे? मतलब क्या तुमको कितना भी आता रहे मैटर नहीं करता, पेपर में तुम नहीं कर पाओ तो मतलब बेकार है। कोई भी कितना पढ़ने में तेज हो, नौकरी नहीं पाया, अरे घूम रहा था, सीधी सी बात है, घूम रहा था। कितना भी पहला हो, एक जॉब लग गई, बहुत मेहनत करता था, सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं। तो सीधी सी बात ध्यान से ध्यान दो। लिखा है सी सेड, उसने कहा व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर दिवाली, तुम दिवाली के लिए क्या लेकर आए हो? सीधी सी बात देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमेशा आस्क किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? आस्क, मतलब पूछा जाता है। तो चाहे सेड हो चाहे सेड हो, दोनों को किस में बदल देते हैं? आस्क में। पास्ट में है तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे सी आस्क। समझ में आया? फिर यदि रिपोर्टेड स्पीच WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है, बताया गया ना सॉल्यूशन। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं। उसमें जो WH टाइप वर्ड होता है वही कंजंक्शन का क्या करता है? कार्य करता है। यही हो जाएगा कंजंक्शन। ये हो गया कंजंक्शन। अब ये अगर कंजंक्शन हो गया तो मैंने बताया कंजंक्शन के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? सब्जेक्ट लिखना पड़ता है और सब्जेक्ट हमारा यू है। यू जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। ये हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मानक ऑब्जेक्ट के रूप में कोई ऑब्जेक्ट मान लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट मी, ही, कुछ भी मान लो, हम प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को देते हैं कि वो मुझसे ही कह रहा होगा, इसलिए हम यहाँ मी मान लेते हैं और यू जाएगा मी के पास। यू का यहाँ फर्स्ट फॉर्म जा रहा है सब्जेक्टिव है, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा हो? आई हो गया। अब ये डिड लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। जब मैंने हैड लिख दिया, फिर वर्ब की पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है भैया? ब्रॉट होता है। क्या होता है? ब्रॉट फॉर दिवाली। इतना आसान है, उसके बाद नहीं कर पाओ तुम क्या करें? उसके बाद फुल स्टॉप लगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक? सीधा है इज एनीवन देयर, सी आस्क्ड, उसने पूछा क्या वहां पर कोई है? अब की बार हम देख रहे हैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच है पहले लिख दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिख दिया गया है। मैंने क्लासेस में बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच कभी पहले लिखा हो तो और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हो, लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट चेंज करते हैं उसका जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं फिर रिपोर्टेड स्पीच लिखते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन लिखा है सी आस्क्ड कॉमा न्यूट्रल कॉमा इज एनीवन देयर। इसको पहले भी आस्क में पहले से ही लिखा तो सेट में ना बदल देना, तो लिखेंगे सी आस्क्ड। कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर, क्योंकि ये WH टाइप वर्ड्स तो है नहीं, कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। कंजंक्शन लिख मतलब कंजंक्शन लिख दिया, इफ लिख दो चाहे वेदर लिख दो। समझ में आया? इफ लिख दो चाहे वेदर लिख दो। फिर भैया कंजंक्शन पर मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यू जाएगा किसके पास? इज एनीवन है ना, एनीवन। कंजंक्शन पर ऐसे लिख दो इफ एनीवन। कंजंक्शन के बाद मुझे वर्ब लिखना पड़ता है। इस इधर पास्ट टेंस की जगह हमारा क्या हो जाता है बच्चे? वाज। कितना आसान है, उसके बाद नहीं कर पाए। इफ एनीवन वाज देयर। इतनी बात समझ में आई? अब का बच्ची करे तबीयत लग रहा है ना। मनु सेड आई वाज वेरी बिजी, मनु ने कहा मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं नहीं आ पाया। भैया ये बताओ स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन है? स्टेटमेंट ही ना, कुछ बता रहा है ना, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, वो बता रहा है। क्योंकि जितने असर्टिव सेंटेंस होते हैं भैया वो स्टेटमेंट होते हैं और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं, एडवाइस होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं। ये दिमाग में होना चाहिए। अब ये देख रहे हैं आई वाज वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी था, ये स्टेटमेंट ही तो है। स्टेटमेंट बता रहा है ना भैया, स्टेटमेंट पूछे नहीं जाते। बात समझ में आई कि नहीं है? तो लिखेंगे मनु सर तो सही रहता है ना बच्चे। कंजंक्शन के रूप में क्या लगता है उसमें? क्या लगता है? असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है? कंजंक्शन रूप में दैट। क्यों दैट लगता है? क्योंकि वो श्योरिटी शो करता है। असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सर्टेनिटी शो करने के लिए दैट का यूज किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? यहां पे कंजंक्शन के रूप में दैट लिखेंगे, दैट। फिर आई जाएगा किसके पास? सब्जेक्ट है मनु। मनु को ही मान लो चाहे सी मान लो, नाम से जेंडर क्लियर नहीं था, फिलहाल मनु क्या लगा? सी लग रही है, लड़की का नाम मनु ना, सी भी। और बाकी ऐसे श्रद्धा मनु हमारे जो पूर्वज थे उनको मनु में मेल थे, जो मन करे मान सकता, हम नहीं मानते, जो मन करे मान लो, क्योंकि मनु लड़का और लड़की दोनों होता, हम सी मान लेते हैं। मैंने लिख दिया सी। अब लिखा वाज वेरी बिजी। वाज में वाज वर्ब बी की सेकंड फॉर्म है ना,
बी की कौन सी फॉर्म है ये? सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब हो गया ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, किसी को हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब भी मेन वर्ब होती है। अब ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अगर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं और पास्ट परफेक्ट लिखने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना पड़ता है। लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है? परफेक्ट थर्ड फॉर्म। और वाज है बी की फॉर्म, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चे? बीन होती है। बोलो बताया गया था कि नहीं बताया? क्योंकि बी की फॉर्म बताई गई थी बच्चे, इज एम आर वाज वर्ब और क्या होता है? बीन और बीइंग होता है। बीन और बीइंग। बी इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म और बीइंग इसकी फोर्थ फॉर्म होती है। मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है और थर्ड फॉर्म लिखने में क्या हो जाएगा? बीन और बीइंग। इतना आसान है, उसके बाद दिमाग ना लगाओ फिर मैं क्या कर सकता हूं? इतनी बात समझ में आई भैया? फिर ध्यान देना, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा क्विट स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग करना छोड़ दो। कोई भी डॉक्टर पेशेंट को क्या दे सकता है? ध्यान में, क्विट स्मोकिंग है इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वर्ब से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है और एक तरीके से एडवाइस भी है। समझना? यानी द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग करना क्या कर दो? छोड़ दो। कोई भी डॉक्टर पेशेंट को हमेशा एडवाइस ही देता है, ऑर्डर कभी नहीं दे सकता। अरे उसने दवाई दे दिया, बोला समय से खा लो, अरे तुम खाओ चाहे तुम जाके भैंस को खिला दो, मैटर क्या करता है? एडवाइस का मतलब एडवाइस दे दिए तो फॉलो करो ना फॉलो। ऑर्डर का मतलब तुम्हें दिया गया तो तुमको फॉलो करना, क्या नहीं मतलब ये बात समझ नहीं? बात अगर डॉक्टर सेड टू द पेशेंट तो इसे एडवाइस में चेंज करते हैं, लिखेंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। उसके बाद इसे किससे जोड़ देते हैं? इंफिनिटिव से। लोग इसे कंजंक्शन बोलते हैं, कंजंक्शन ना बोले भैया, ठीक है? इंफिनिटिव टू से जोड़ देते हैं, टू क्विट स्मोकिंग, आया कि नहीं आया? नीचे क्वेश्चन देखो, द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा पोस्ट दिस लेटर एट वंस, इस लेटर को तुरंत क्या कर दो? पोस्ट कर दो। इसका मतलब ऑर्डर कर रहा है, पता लग रहा है? ऑर्डर में पोस्ट वर्ब हो गई, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, इस लेटर को क्या कर दो? तुरंत पोस्ट कर दो। एक तरीके का ऑर्डर है, लिख देते हैं। फिर लिखेंगे द मैनेजर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू से जोड़ देगा ना भैया, टू पोस्ट, और इसका क्या बदल देते हैं? दैट लेटर एट वंस। समझ में आया कि नहीं आया? सही है कि गलत? सही है कि गलत? नहीं पता चल रहा, ध्यान देना, वो गलत है। समझाया था नॉन डिफाइंड वर्ब के कॉन्सेप्ट, बुद्धि काम नहीं करती तो क्या करेंगे हम? सुन लेना, मैंने लिखा आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, या फिर छोड़ो। आई डिसाइडेड टू गो बाय कार, आई डिसाइडेड टू गो बाय कार, मैंने कार से जाने का निर्णय लिया। आई डिसाइडेड टू गो बाय कार का मतलब मैंने कार से जाने का निर्णय लिया। अब देखो डिसाइडेड हमारा मेन वर्ब हो गया और टू गो इसका क्या हो गया? इंफिनिटिव हो गया ना बच्चे, टू गो क्या हो गया? इंफिनिटिव हो गया। अब देखो आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, डिसीजन लेने का काम मैंने किया, और टू गो जाने का, मैंने कार से जाने का निर्णय मैं ले रहा हूं, तो जाएगा कौन? नहीं, यानी इस देख डिसाइड वर्ब का भी सब्जेक्ट आई है और गो वर्ब का भी सब्जेक्ट क्या है? आई है। यानी इससे हमें पता चल रहा अगर मेन वर्ब के बाद कोई इंफिनिटिव लिखी गई है तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही उस इंफिनिटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आई? सेम बात यहां देख लेते बच्चे, लिखा था मैनेजर ऑर्डर टू पोस्ट लेटर, ऑर्डर देखो, ऑर्डर देने का मैनेजर ने किया, इस ऑर्डर वर्ब के बाद देखो तुरंत इंफिनिटिव लिखी गई है। जिस तरीके से यहाँ मेन वर्ब के बाद इंफिनिटिव आई, मेन वर्ब का सब्जेक्ट आई हो गया और इस इंफिनिटिव का भी सब्जेक्ट आई हो गया। यहाँ तो मीनिंग सही नहीं कर रही कि मैंने ही जाने का निर्णय लिया, लेकिन इसका मतलब हो गया इस ऑर्डर देने का काम भी मैनेजर ने किया और पोस्ट वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट मैनेजर हो गया। इसका मतलब हो गया
द मैनेजर ऑर्डर टू पोस्ट दैट लेटर, कि मैनेजर ने आदेश दिया और मैनेजर ही जाकर पोस्ट कर देगा। मीनिंग बकवास हुई यहाँ पे। तो मीनिंग बकवास होने की वजह से ही भैया ऑर्डर वर्ब के बाद, एडवाइस वर्ब के बाद, रिक्वेस्टेड वर्ब के बाद अगर इंफिनिटिव से जोड़ रहे हैं तो हमको क्या कुछ ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, कोई ना कोई क्या लिखना पड़ता है बच्चे, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ ऑर्डर के बाद आप मी लिख दो, कलर लिख दो, ही लिख दो, हर लिख दो, कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा द मैनेजर ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट द लेटर, पोस्ट दैट लेटर, यानी मैनेजर ने मुझको आदेश दिया कि मैं जाकर क्या कर दूं, पोस्ट कर दूं। समझ में आया? याद रहे ये बात कि ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट के बाद हमको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मेंशन ही करना पड़ता है अगर हम उसको इंफिनिटिव से जोड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नोट कर लें। लिखा है आई सेड टू द चाइल्ड डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल। आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्चे से कहा डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल, कुएं में मत झांको, कुएं में मत झांको। डू नॉट लुक कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस ही तो है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव तो लग रहा है। इंट्रोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वर्ड होता है। समझ में आया? लिखा है डू नॉट लुक डाउन इनटू द वेल, इसका मतलब क्या होगा? कुएं में मत झांको। एक सजेशन है, एक सजेशन है या फिर एक ऑर्डर भी मान सकते हैं। छोटा सा बच्चा झाड़ रहा है तो टीचर ने उसे डांट दिया, मैंने उसको डांट दिया, आप चाहे जो मन कर लिख लें, ठीक है? ये सजेशन है मान लेते हैं, या आई एडवाइज या आई ऑर्डर दोनों लिख सकते हैं। लिखो आई ऑर्डर्ड द चाइल्ड, आई ऑर्डर्ड द चाइल्ड, मैंने बच्चे को आदेश दिया कि वहां मत झांको, डांट दिया। जैसे तुम एडवाइस भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ऑर्डर लिख दें। उसके बाद भैया मैंने कहा था इंपरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो, इंपरेटिव सेंटेंस कोई दिक्कत है क्या? इंपरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो जो टू का यूज करते हैं नॉट के पहले करते हैं, यही कि नॉट के बाद, नॉट के, और डू को रिमूव कर देना है, लिखे नॉट टू लुक डाउन, नॉट टू लुक डाउन इनटू द वेल। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि हम पहले नॉट के पहले जो है टू लिख देते फिर नॉट लिख देते हैं? अब तक तो ऐसा का टू पहले लिखना क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो इन्फिनिटिव होता है, जो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ग्रामर की रिजिड स्ट्रक्चर होती है। इनको रिजिड स्ट्रक्चर मतलब दृढ़ होता है, कहने मतलब अलग नहीं किया जा सकता, उसको स्प्लिट नहीं किया जाता, इसलिए उस इन्फिनिटिव को स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ये ग्रामर के रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको अलग नहीं किया जाता, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लिखा जाता है, इसलिए हम नॉट को पहले लिख देते हैं। समझ में आया? फिर लिखा है मोहन सेड टू मी, इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, कि मोहन ने मुझको मतलब मैंने उसको बच्चे को मना किया मोहम्मद, मैंने बताया था फॉरवर्ड का यूज कर लेना, बताए थे। लिखेंगे आई फॉरवर्ड द चाइल्ड, आई फॉरवर्ड द चाइल्ड, उसके बाद क्या लिखना है? टू जोड़ कर नॉट भी लिखना पड़ेगा ना? नहीं, फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड होता है, फॉरवर्ड मतलब मना करना, ये नेगेटिव वर्ड है, नॉट उसमें ऑलरेडी यूज्ड है समझना, तो नॉट का यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? क्योंकि डबल नेगेटिव यूज करने से आपने सुना होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, होता है कि नहीं होता? जब ये भी नेगेटिव है नॉट फिर लिख दोगे, दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसलिए हम फिर नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्यों लिखे आई फॉरवर्ड द चाइल्ड, आई फॉरवर्ड द चाइल्ड टू लुक डाउन इनटू द वेल, टू लुक डाउन इनटू द वेल हो जाएगा। आई फॉरवर्ड द चाइल्ड टू लुक डाउन इनटू द वेल, यानी मैंने बच्चे को कुएं में झांकने से क्या किया? अब आया? तुमको कम आया था? आ रहा है तुम सबको? फिर ध्यान देना, तुमको नहीं आ रहा क्या हो? ध्यान देना। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा लेट अस एंजॉय द पार्टी, आओ पार्टी का एंजॉय करें। एक प्रपोजल है कि आओ पार्टी को एंजॉय करें। तो फिर मैंने कहा मोहन किसको किसमें बदल दे भैया? सेड को प्रपोज में, मोहन प्रपोज्ड टू मी। कुछ बुक्स में जो है सेट डायरेक्ट सिर्फ प्रपोज लिखा है, टू नहीं लिखा है, ठीक है? मैं प्रीपोजिशन पढ़ाते हैं, वहां डिस्कस करूंगा बात, तो इसे पूरा लिखना पड़ता है, केवल सेट को ही प्रपोज, उसके बाद टू लिखना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेंशन है तो आपको टू लिखना पड़ेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो केवल प्रपोज लिखिए। ये बात समझ में आई? तो मोहन प्रपोज टू मी, याद कर लो कि लेटर के स्थान पर दैट शुड या दैट वे शुड का यूज करते हैं, याद करना है? नहीं, कन्वेंशन के रूप में हम लगाते हैं दैट। कंजंक्शन लिख दिया, अब मुझे सब्जेक्ट, कंजंक्शन के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे अस लिखा फर्स्ट फॉर्म है, मोहन के पास जाएगा। अब मोहन सिंगुलर है ना, मोहन तो सिंगुलर है, अस बी की फॉर्म में बी प्लूरल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, आएगा नहीं,
क्यों? क्योंकि भैया नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, अगर वो प्लूरल नंबर में है तो प्लूरल नंबर में ही लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बात आती दे शुभ लिखे कि बी शुभ लिखे। ध्यान में मोहन से, मोहन ने मुझसे कहा और पार्टी की एंजॉय करें, अर्थात मोहन और दोनों मिलकर एंजॉय करने की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अर्थात इसमें फर्स्ट पर्सन भी इंक्लूड है, और जब कभी भी फर्स्ट पर्सन इंक्लूड होता है तो वहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आता है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ही। आया समझ में? और एक सजेशन होता है, प्रपोजल होता है, शुड का यूज करके लिखते हैं दैट वी शुड एंजॉय द पार्टी, यानी कि हमें पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। आया कि नहीं आया? अब आया तुम सबको? कमल said to the teacher, कमल ने टीचर से कहा let me go home early today। रट्टा मत मार लेना कि हमेशा ऐसा होता है, सेंस पढ़ना। सेंस क्या कह रहा है ये देखना, लैंग्वेज है, रूल्स काम नहीं करता। लिखा कमल said to the teacher, कमल ने टीचर से कहा let me go home early today, यानी हमें आज घर जल्दी जाने दो। मोहन अपने टीचर से आज हमें घर जल्दी जाने दो, क्या है रिक्वेस्ट तो कर रहा है, आपकी बार इसमें रिक्वेस्ट में चेंज करना है। पर समझ में आ गया कि मोहन का यानी कमल लिखा है, लिखेंगे कमल रिक्वेस्टेड द टीचर, उसके बाद देखो ये वर्ब है उसे जोड़ देते हैं इंफिनिटिव, ठीक है, इंफिनिटिव लिखेंगे टू लेट, और मी जाकर किसके पास भैया? कमल के पास जाएगा। ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, कमल ही है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है, लेकिन टू लेट हिम गो होम अर्ली, और टुडे का क्या होता है बच्चे? दैट डे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इधर क्वेश्चन देखना, द टीचर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। टीचर ने मुझसे कहा तुमको और मेहनत करनी, तुमको मेहनत करनी। देखो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, इसमें असर्टिव सेंटेंस हुआ, और असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेड या मतलब सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे ना, बोलो याद है ना कि असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेड टू को टोल्ड में बदल। लेकिन यहाँ पे बोलो बता रहे आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, टीचर ने मुझसे कहा यू शुड वर्क, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, एक सजेशन है ये, तो बच्चे इसको भी एडवाइस कोई भी टोल्ड में लिख लो, आप लिख सकते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कंडीशन यही होती है सजेशन में एडवाइस लिखो, क्योंकि ये कोई रूल्स थोड़ी है किसको हमेशा एडवाइस में बदलना, हमेशा टोल्ड में। सेंस क्या कह रहा है? मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया नहीं आया? तो लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन के रूप में दैट, यू जाएगा मी के पास, यू का सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क। बोलो समझ में आ गया नहीं आया? कोई दिक्कत इसको? टोल्ड भी लिख सकते हो, टीचर ने मुझसे बताया कि तुम्हें क्या मैं एडवाइस ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कोई दिक्कत? लिखना रट्टा मत मार, केवल इंपरेटिव में ही एडवाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में? ठीक है, नोट कर लो।